कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा है कि 21 सितंबर 1945 को मेरी मौत हो गई थी। फिर हम इसी लड़के को देखते हैं जो काफ़ी बुरी हालत में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठा है। अनफॉर्चुनेटली आज ही 21 सितंबर 1945 है, यानी कि वो दिन जब इसकी मौत हुई थी। लड़के ने मरने से पहले सात्सगु का नाम लिया और फिर नोबिता से भी गहरी नींद में सो गया। कर्मचारियों को भी ऐसे लड़कों पर बिल्कुल दया नहीं आती थी, क्योंकि वे रोज ही किसी को ऐसे मरता हुआ देखते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में तो लोगों की मौत एक आम सी घटना हो गई थी। कोई बॉम्बिंग से मरा तो कोई भुखमरी से। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक। कर्मचारी को लड़के के पास एक टीन का डब्बा मिला, लेकिन उसमें कुछ था नहीं, इसलिए कर्मचारी ने वो डब्बा खेत में फेंक दिया। और फिर जुगनुओं के बीच में एक प्यारी सी लड़की को दिखाते हैं जो प्लेटफॉर्म वाले लड़के को देख के कुछ परेशान हो गई, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म वाले लड़के ने उसे पीछे से रोक लिया और उसे वो डब्बा उठा के दिया जो कि टॉफियों का डब्बा था। और फिर वो अपनी छोटी बहन सात्सुको को लेकर जिंदगी के बाद वाले सफर पर निकल गया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जो कि जापान की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे फिल्म है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां जापानीज लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि अमेरिका उन पे एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसी बीच सात्सुको का भाई सेतु कुछ खाने पीने का सामान जमीन में गाड़ रहा था। उसने अपनी माँ को शेल्टर में जाने के लिए कहा और फिर अपनी बहन सात्सुको को लेके खुद भी जाने लगा। जाने से पहले उसने सात्सुको की गुड़िया उठाई और अपने पिता की फोटो। उसके पिता एक नेवी ऑफिसर थे जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे। जैसे ये दोनों बाहर निकले वैसे इस इलाके में एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। प्लेन से बॉम्ब फेंके गए जो भी फटे नहीं थे। उनके फटने से पहले सेतु अपनी बहन सात्सुको को लेकर भागा और फिर तो अमेरिका ऐसे बॉम्ब छोड़ने लगा जैसे उस दिन दिवाली हो। पूरे इलाके में अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। सेतु सात्सुको को लेकर नदी के किनारे आ गया और यहाँ दीवार की ओटक में छुप गया। फिर सात्सुको ने बताया कि उसने अपना एक शूज़ खो दिया है। इस पे सेतु ने कहा कि वो उसे इससे भी बढ़िया शूज़ दिला देगा। सात्सुको ने भाई की बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, और फिर सात्सुको ने अपना पर्स निकाला जिसमें 2-3 येन पड़े थे। सेतु ने उन पैसों को देखकर कहा कि तुम तो अमीर हो गई हो सात्सुको। और तभी वहाँ बारिश होने लगी, ब्लैक रेन। बॉम्बिंग के बाद की बारिश बेहद खतरनाक होती है क्योंकि उस बारिश में बॉम्ब की खतरनाक गैसेस मिक्स होती है। बारिश रुकने के बाद इन्होंने देखा कि इनका शहर तो अब खंडर बन चुका है। हर तरफ जख्मी और लाचार लोग नजर आ रहे हैं। सात्सुको अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी, तभी सेतु को पता चला कि जितने भी लोग बच गए वो सब एलिमेंट्री स्कूल में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए वो सात्सुको को लेके स्कूल पहुंच गया। वहाँ सेतु की पड़ोसन ने उसे बताया कि उसकी माँ जख्मी है, और फिर सेतु सात्सुको को पड़ोसन के पास छोड़ के अपनी माँ से मिलने पहुंचा। वहाँ उसे मिलिट्री ऑफिसर मिला जिसने सेतु को उसकी माँ की अंगूठी दी, और फिर उसकी माँ को दिखाते हैं जिनकी हालत बेहद खराब थी। अब सेतु अपनी माँ को लिटरली मम्मी कह सकता था। उनकी पूरी बॉडी पर पट्टी बंधी हुई थी और बड़ी मुश्किल से वो सो पाई, इसलिए सेतु ने उन्हें नहीं उठाया। मिलिट्री वाले की सलाह के हिसाब से माँ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, जल्द से जल्द उनका इलाज। फिर सेतु अपनी बहन के पास आया और उसे बताया कि मॉम को इलाज के लिए नायोमी ले जा रहे हैं। सात्सुको इस बात से परेशान हो गई। वो अपनी मॉम को देखना चाहती थी, लेकिन सेतु ने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। इस पे सात्सुको रोने लगी तो सेतु उसे चुप कराने के लिए करतब करके दिखाने लगा। फिर सेतु हमें बताता है कि अब उन्हें नायोमी जाना पड़ेगा, जहाँ उनकी एक आंटी रहती है। वे दोनों अब उन्हीं के साथ रहेंगे। ये जो लाल कलर वाले सीन है, इन्हें ध्यान रखना। इनका मतलब क्या है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में समझाऊंगा। तो अब सेतु और सात्सुके लाल कलर वाले पहाड़ी के ऊपर से खुद को देखते हैं और फिर वे आंटी के घर पहुंच गए। दरअसल सात्सुको तो पहले से यहीं थी और सेतु बाहर से आया था। उसने घर में घुसते ही एक लकड़ी का बॉक्स पीछे छुपा दिया। उस बॉक्स में उसकी माँ की अस्थियां थी। सेतु के घर आते ही सात्सुको माँ के बारे में पूछने लगी। सेतु ने उसे कह दिया कि माँ भी बीमार है, इसलिए वो उनसे नहीं मिल सकती। और फिर उसकी आंटी भी आ गई। शुरू में तो आंटी ने अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे आंटी का रवैया भी बदलने लगा। आंटी को उनके घर में रहने से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सेतु अपने पुराने घर से वो सब चीज़ें ले आया जो उसने बैकयार्ड में दबाई थी, सिवाय उस बॉक्स को छोड़ के। ये वही टॉफ़ी वाला बॉक्स है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये टॉफ़ियों से भरा हुआ बॉक्स सेतु ने अपने पास रख लिया।
खाने का सामान देखकर आंटी खुश हो गई। फिर वो उसकी माँ से मिलके आने का कहने लगी। तभी सेतु ने उन्हें बताया कि अब माँ नहीं रही। वो नहीं चाहता था कि ये बात सात्सु को जाने। फिर सात्सु को घर आ गई, वो भी आंटी की बेटी के साथ। वो बहुत खुश थी क्योंकि लड़की ने उसे नई चप्पल दिला दी थी। रात में सेतु ने उसे नहलाया और फिर वे बाहर खेलने निकल गए। सेतु ने उसे जुगनू पकड़ना सिखाया, लेकिन सात्सु को एक भी जुगनू नहीं पकड़ सकी। अब आंटी जी ने आके सेतु को चमका दिया। उसने उससे पूछा कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। इस पे सेतु ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो एयर स्ट्राइक वाले दिन जल गई और उसका स्कूल भी जल के राख हो गया। क्या तुमने अपने पिता को खत लिखा? जी हाँ, मैंने उन्हें उसी दिन खत लिख दिया था जब हम यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब खत भेजे हुए 10 दिन हो गए, अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था। फिर आंटी को दिखाते हैं जो अपने पति और बेटी को तो भर भर के दे रही थी और सात्सु को और सेतु को कम कम। तभी दोबारा एयर स्ट्राइक की चेतावनी मिलने लगी और इन्हें रात शेल्टर में गुजारनी पड़ी। फिर अगले दिन सात्सु को और सेतु बीच के लिए जाने लगे। वहाँ वे खूब खेले। इसी बीच सेतु को पुराने दिनों की याद आ गई जब वे यहाँ अपनी माँ के साथ आते थे। वे दिन बेहद बेहद खूबसूरत थे जो शायद अब कभी नहीं लौटेंगे। जैसे ही वे घर आए तो आंटी ने सेतु से कहा कि तुम्हारी माँ का किमोनो अब किसी काम का नहीं है, इन्हें बेच के काफ़ी सारे चावल मिल सकते हैं। सेतु उनकी बात मान गया, लेकिन सात्सु को अपनी माँ के कपड़े यूं ही नहीं देने वाली थी। वो उन कपड़ों के लिए खूब रोई, लेकिन आंटी ने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा। तभी लाल रंग वाले सेतु को दिखाते हैं जो ये सब होते हुए देख रहा था। उसे वो पल याद आए जब उनका परिवार साथ था। उन्होंने साथ में एक फैमिली फोटो भी खिंचवाई थी जिसमें उसकी माँ ने वही किमोनो पहना था जिसे आज आंटी चावल के बदले बेचने वाली है। आंटी किमोनो के बदले चावल ले आई और उसमें से आधा हिस्सा उन्होंने सेतु को दे दिया। फिर हम देखते हैं कि आंटी ने इन्हें सूखे चावल दे दिए और अपने पति और बेटी के लिए राइस बॉल बना दिए। जब सेतु ने राइस बॉल मांगे तो आंटी चिढ़ गई और उसे ही सुनाने लगी कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसके लिए उसे राइस बॉल मिलने चाहिए। आंटी के हिसाब से अच्छा खाना सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कि उसका पति, उसकी बेटी और वो खुद। इस पे सात्सुको ने पूछ लिया कि आप देश के लिए क्या कर रही हो। आंटी ने बड़ी रौबदार आवाज में जवाब दिया कि मैं अपने पति के लिए खाना बनाती हूँ ताकि वो देश के लिए कुछ कर सके। सेतु भी लाइक। फिर सात्सुको ने कहा कि ये चावल तो हमारे ही है, फिर हमें राइस बॉल क्यों नहीं मिलेगा। इस पे आंटी का कहना था कि मैं तुम्हें यहाँ रख रही हूँ, ये कम है क्या? अगर तुम्हें राइस बॉल खाने हैं तो खुद बनाओ। इसी बात पे सेतु अगले दिन बैंक पहुँच गया। बैंक में उनकी माँ ने उनके लिए कुछ पैसे जमा किए थे। इधर सात्सुको बैंक के बाहर बैठी एक माँ बेटी को देख रही थी। उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। तभी सेतु वहाँ गया। उसने सेतु से कहा कि उसे भूख लगी है। फिर सेतु ने उसे उसी बॉक्स में से एक टॉफ़ी दे दी जिसे खा के सात्सुको खुश हो गई। फिर सेतु ने अपने पिता को खत लिखा और अब वो बैंक से निकाले हुए पैसों से गैस स्टोव और कुछ बर्तन लेने आ गया। उन्होंने एक छतरी भी ले ली जिसकी हालत ऐसी थी जैसी कि इस वक्त मेरी है। फिर सेतु ने अपनी बहन को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया। अगले दिन ये राशन लेने गए तो इन्हें बहुत कम राशन मिला और अगला राशन अब जुलाई में आएगा, इसलिए इन्हें इसी में काम चलाना पड़ेगा। भूख के मारे सात्सुको रोने लगी तो सेतु ने उसे वही टॉफ़ी वाला बॉक्स दिया, लेकिन वो अब खाली हो चुका था। लेकिन जब सेतु ने बॉक्स जोर से हिलाया तो बॉक्स में से 2-3 टॉफ़ी निकल ही गई, जिससे सात्सुको खुश हो गई। सेतु अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उसको खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आंटी हर वक्त उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती। बुरे सपने की वजह से सात्सुको रोने लगी तो सेतु से चुप कराने के लिए बाहर ले गया और तभी एयर स्ट्राइक की चेतावनी वाले सिग्नल बजने लगे। सेतु भागते भागते पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया जहां उसने खुद को और सात्सुको को देखा जो बारिश से बचने के लिए शेल्टर में छुपे हुए थे। ये वाला सीन बहुत से लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा, लेकिन हम लास्ट में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। अब ये लोग पियानो बजा रहे थे, तभी इनकी आंटी ने आके इन्हें चमका दिया कि यहाँ जंग चल रही है और तुम्हें गाना बजाना सूझ रहा है। आंटी ने ये तक कह दिया कि अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो जाके शेल्टर में रह लो। ये बात सेतु के दिमाग में बैठ गई और वो अपनी बहन को लेके शेल्टर पहुंच गया। तो वो शेल्टर वाला जो सीन दिखाया था वो पियानो वाले इंसिडेंट के बाद हुआ था। तो अब ये अपना सारा सामान लेके शेल्टर में रहने आ गए। उन्होंने शेल्टर में ही अपना घर बसाया।
पेट भर के खाने के बाद वे सनसेट देखने लगे। रात में सात्सुको सो नहीं पा रही थी क्योंकि शेल्टर में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए सेतु जुगनुओं को पकड़ के अंदर ले गया और जुगनुओं ने इनके शेल्टर को रोशनी से भर दिया। अगले दिन सात्सुको ग्रेव बनाने लगी। ग्रेव बोले तो कब्र। उसने सेतु से कहा कि माँ भी तो ग्रेव में है। ये सुनकर सेतु हिल गया। फिर सात्सुको ने पूछा कि ये जुगनू इतने जल्दी क्यों मर जाते हैं। ये सुन के सेतु की आंखें आंसुओं से भर गई। वो इतने वक्त से सात्सुको से माँ की मौत के बारे में छुपा रहा था, लेकिन सात्सुको की आंटी ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर सेतु ने कहा कि वो उसे ज़रूर माँ की ग्रेव पर लेकर जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि माँ की कोई ग्रेव ही नहीं है, बल्कि उन्हें तो जलाया गया और उनकी अस्थियाँ यहीं एक लकड़ी के डब्बे में रखी हुई है, जिसे अगेन लाल कलर में दिखाया जा रहा है। अब कुछ बच्चों को दिखाते हैं जो शेल्टर के पास आके देखने लगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। फिर वे शेल्टर के अंदर किसी चीज़ से डर के भाग गए। अब हम वापस फ्लैशबैक में देखते हैं कि सात्सुको और सेतु किसान के पास जाते हैं, लेकिन किसान उन्हें चावल देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास भी कम चावल थे। उसने सेतु को सजेस्ट किया कि वो वापस अपनी आंटी के पास लौट जाए, लेकिन सेतु किसी भी हाल में वापस वहाँ नहीं जाना चाहता था। तभी एक प्लेन अटैक से बचने के लिए वे खेत में घुस गए और उसने देखा कि वहाँ तो खाने के लिए काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। उन्हें खाकर दोनों ने अपना पेट भरा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सात्सुको बीमार पड़ने लगी। उसकी पूरी कमर पर दाने हो गए थे। फिर रात में सेतु अपनी बहन के लिए गन्ने के खेत में गन्ना लेने गया, लेकिन किसान ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा। हालांकि सेतु ने बताया कि उसकी बहन बहुत बीमार है, इसलिए उसने चोरी की, लेकिन किसान को उस पर ज़रा सी भी दया नहीं आई और वो उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। सेतु की हालत देखकर पुलिस वाले ने किसान को चेतावनी दी कि वो उसे बच्चे को पीटने के जुर्म में अंदर भी कर सकता है। ये सुनते ही किसान वहाँ से निकल लिया। पुलिस वाला जानता था कि खेत में की गई चोरी कोई क्राइम नहीं है, वो भी तब जब किसी के पास खाने के लिए कुछ ना हो। ये तो पूरे समाज, सरकार और देश का फेलियर है कि एक बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है। सेतु की ये हालत देखकर सात्सुको रोने लगी। फिर हम देखते हैं कि सात्सुको की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। सेतु उसे डॉक्टर के पास भी ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे सिर्फ खाना चाहिए। डॉक्टर ने ना तो कोई इंजेक्शन लगाया और ना ही कोई दवाई दी। रास्ते में एक आदमी बर्फ की सिल्ली काट रहा था। सेतु ने उसी में से टपकती हुई थोड़ी सी बर्फ सात्सुको को खिला दी और अब उसने सात्सुको से पूछा कि उसे क्या क्या खाना है। लड़की ने 3-4 चीज़ बताई और फिर सेतु ने कहा कि वो शहर जाके और जो पैसे बैंक में बचे हैं उन्हें निकलवा लेगा। ये सुनते ही सात्सुको ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सेतु चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि सेतु से अकेला छोड़कर जाए। फिर सेतु बैंक पहुंच गया, जहां उसे कुछ लोगों ने बताया कि जापान जंग हार गया है और जिस टुकड़ी में उसके पापा थे वो टुकड़ी भी अमेरिकन सोल्जर्स के हाथों मारी गई। ये सुनते ही सेतु की बची कुछ उम्मीद भी टूट गई। उसके पिता बहादुर नेवी ऑफिसर अब नहीं रहे। फिर वो शेल्टर पहुंचा जहां सात्सुको हिल भी नहीं पा रही थी। उसने सात्सुको को तरबूज की एक बाइट खिलाई, फिर उसके लिए अंडे बनाने बाहर चला गया। उसे क्या पता कि वो जब तक अंदर आएगा तब तक सात्सुको यहाँ से जा चुकी होगी। वो सात्सुको की डेड बॉडी के पास लेटा रहा, उसे सीने से लगाए हुए। अब सेतु के जीवन में कुछ नहीं बचा था। उसने सात्सुको के क्रियाक्रम का सामान लिया और फिर उसे जलाने चला गया। यहाँ सात्सुको की कुछ अच्छी यादों को दिखाया जाता है जो सेतु के दिमाग में चल रही थी। सेतु ने सात्सुको की सारी चीजें उसके साथ एक बॉक्स में रख दी, लेकिन उसने वो टीन का डब्बा अपने पास ही रख लिया सात्सुको की याद में, और फिर इसका अंतिम संस्कार कर दिया। अपने हाथों से अपनी गुड़िया जैसी बहन को जला दिया। ये तो सच में बहुत टफ है। अगले दिन सेतु सात्सुको की अस्थियों को टीन के डब्बे में भर के पहाड़ी से नीचे उतर गया। वो फिर कभी वापस उस शेल्टर में नहीं गया। अब लाल कलर वाले सात्सुको और सेतु को दिखाते हैं जो एक चेयर पे बैठे हुए हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब समझते हैं कि ये लाल कलर वाले सेतु और सात्सुको कौन है। दरअसल सेतु की जब मौत हुई थी तो वो भी अपनी बहन सात्सुको के पास पहुंच गया। पूरी मूवी सेतु और सात्सुको की आत्मा के नज़रिए से है, जो अपने जीवन के अच्छे पलों को दूसरी दुनिया से देख रहे थे। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते, लेकिन उनकी यादें, उनका एहसास हमेशा हमारे साथ रहता है।
सात्सुको के जाने के बाद सेतु मरने से पहले ही मर गया था, क्योंकि उसके पास जीने के लिए सात्सुको के अलावा और कोई वजह नहीं थी। लेकिन जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, हो ना हो एक दिन वो हमें ज़रूर मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स पे। प्रिया पूछ रही है कि मैं वीडियो बनाते समय हंसी कैसे कंट्रोल करता हूँ। वेल, हंसी तो ज़्यादा लिखते हुए आती है, रिकॉर्ड करते टाइम इतनी ना आती। एसएससी को वीडियो पसंद नहीं आई, कोई ना भाई, आई विल इम्प्रूव। मोटिवेशन को भी हलवे वाली पार्टी में जाना है। सुधांशु ने लाइक कर दिया है, अब यार इसे 20 रुपये देने पड़ेंगे। साज द गुड सिनेमा को सबसे पहले लाइक और शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच भाई। मेगा शर्मा को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, इन्हें पता ही नहीं चला कि मूवी सीरियस थी। नए सब्सक्राइबर का द गुड सिनेमा फैमिली में स्वागत है। अभिमन्यु देशमुख कह रहे हैं कि ज़्यादा इंजेक्शन सेहत के लिए डेंजरस है। लगता है भाई का एक्सपीरियंस है। उस्मान को भी डॉक्टर बन के लड़कियों का इलाज करना है। वेरी गुड प्लान भाई। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।